बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्या करने जा रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से डेरिवेशन करने जा रहे हैं प्रेशर की। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिनमें से एक तो डेरिवेशन हर साल एग्जाम का हिस्सा बनती ही बनती है। तो आप प्लीज इन डेरिवेशंस को, ये सीरीज है डेरिवेशन की, इनको इंतहाई एहतियात से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। आज हम जिस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह आता है। ये मैंने मुख्तसरन इस क्वेश्चन को लिख दिया और क्वेश्चन की मुकम्मल तफसील के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने करना क्या है कि जो मैंने स्टडी पेपर सेकेंड ईयर फिजिक्स की स्टडी पेपर की वीडियो मैंने अपलोड की है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी। उस प्लेलिस्ट के अंदर हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट में आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाइएगा और वहां पर जो स्टडी पेपर है आप उस स्टडी पेपर की वीडियो में देखिएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में और किस किस तरीके से है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ज्यादातर ये क्वेश्चन इसी तरीके से लिखा होता है, पी हमारे पास प्रेशर है, यहाँ पर जो ये रो है ये सिंबल स्टैंड करता है डेंसिटी के लिए, और ये v स्क्वायर जो है ये वेलोसिटी पे स्क्वायर है, और उसके ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है ये हमेशा एवरेज या मीन के लिए होती है। जब भी हम किसी चीज के एवरेज या मीन की बात करते हैं तो हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, लाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं डेरिवेशन को, और कैसे कर रहे हैं हम इस डेरिवेशन को, इस तरीके से कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि we have a cubical vessel, एक cubical vessel है of dimensions n। जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्यूबिकल, तो क्यूबिकल का मतलब होता है जिसकी तमाम साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्यूबिकल का मतलब होता है जिसकी, क्यूब का मतलब होता है जिसकी तमाम साइड सेम होती है। तो क्यूबिकल वेसल यानी तमाम साइड सेम है और तमाम साइड की डायमेंशन क्या है, हमारे पास L है। एंड और हम ये सपोज कर रहे हैं कि देयर आर n number of molecules moving in all directions। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और वो हर तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक तस्वीर बना के आपको जरा समझाना चाह रहा हूं। जो तस्वीर है वो कुछ इस किस्म की है कि ये हमने एक क्यूब बनाया। क्यूब एक ऐसी तस्वीर को कहते हैं जिसकी तमाम साइड सेम होती हैं। हमने अपने सपोजिशन में लिखा है हमारा जो क्यूबिकल वेसल है उसकी तमाम साइड की डायमेंशन क्या है, L है। तो इसका मतलब है कि ये साइड जो है इसकी डायमेंशन भी हमारे पास L है, ये जो साइड है इसकी डायमेंशन भी हमारे पास कैपिटल L लिखी हुई है, और ये जो साइड है इसकी डायमेंशन भी हमारे पास कैपिटल L है। ये मतलब हुआ क्यूबिकल वेसल ऑफ डायमेंशन L। इसमें कुछ मेरे पास कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, यानी बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं। एंड दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर उसकी वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा, हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा, और वेलोसिटी का हमारे पास z कंपोनेंट भी होगा। ये मतलब होता है ऑल डायरेक्शन। तो हमारे पास डायरेक्शन, अगर मैं इसको ओरिजिन सपोज कर लूं तो ये लाइन मेरे पास x एक्सिस, ये लाइन मेरे पास y एक्सिस, और ये लाइन मेरे पास z एक्सिस है। तो मेरे पास तीन साइड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वेलोसिटी की कितनी डायरेक्शन होगी, तीन डायरेक्शन होगी, vx, vy, vz, जो कि फर्स्ट ईयर में वेक्टर से हम लोग ये बात जानते हैं। ये मतलब हुआ इन ऑल डायरेक्शन का, ठीक है। और n मॉलिक्यूल्स का मतलब है बेतहाशा मॉलिक्यूल है। टू सिंप्लीफाई माय डेरिवेशन, सबसे पहले जो चीज मैं सपोज करने जा रहा हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास मॉलिक्यूल n नहीं है बल्कि एक है। तो मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल सपोज कर लिया, ये वो एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल का जो मेरे पास मास है वो कितना है, मेरे पास m है। कल मैंने आपको जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पोस्टुलेट बताए थे तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल, मतलब उन सबके मैसेज सेम है। तो अगर आज एक मॉलिक्यूल का मास मैं m ले रहा हूं तो बाकी जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके मैसेज भी क्या होंगे, m ही होंगे, सही है। टू मेक माय डेरिवेशंस सिंप्लीफाइड, ठीक है। मैं इस वक्त एक मॉलिक्यूल सपोज कर रहा हूं, लेकिन मैं इस सपोजिशन को आगे चलकर खत्म करूंगा। एक सपोजिशन में और लेकर आ रहा हूं, ठीक है। वो ये लेकर आ रहा हूं कि बजाय मैं ये कहने के मॉलिक्यूल तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं, मेरा मॉलिक्यूल सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। तो मेरे
सो मेरे मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सिर्फ क्या है, vx। ये बात भी समझ में आ गई होगी। सो मैंने क्या सपोज कर लिया, मैंने बजाय n मॉलिक्यूल्स के एक मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने बजाय ये बोलने की वो तमाम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैंने सिर्फ डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सपोज कर लिया, x। इसका मतलब ये है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप सपोज करें उस कमरे की ये जो दीवार है, यानी कमरे होता है ना, उसकी एक दीवार आपके इस वक्त राइट पर है, एक लेफ्ट पर है आपके। तो दीवार के एक कोने पे एक मॉलिक्यूल है जिसका मास हमारे पास कितना है, m है। वो यूं सीधा x डायरेक्शन में जाएगा, सामने दीवार से टकरा के वापस आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मैंने सामने की एक वॉल सपोज कर ली, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या सामने की वॉल से टकरा के वापस आ जाएगा, यूं सीधा जाएगा वापस आएगा। ओके, अब मैं ये जानता हूं, मैं ये ऐसे डेरिवेशन को ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि एज वी नो, हम ये बात जानते हैं, हम क्या बात जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसको नाम देने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। सबसे पहली जो चीज है वो हमारे पास है कि जनाबे अली ये फोर्स क्या होती है, फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स की हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक, अगर आप लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में आपको नहीं मालूम तो मैंने ऑलरेडी वहां वीडियो बनाई है, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपसे क्या बोलता है कि फोर्स क्या होती है, वो कहता है फोर्स होता है जब भी हम किसी चीज के चेंज इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम को डिवाइड कर दें किससे, टाइम से। तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया, दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वक्त गुजरने के साथ साथ मोमेंटम में आने वाला चेंज क्या कहलाता है हमारे पास, फोर्स। दिस इज बेसिकली द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ फोर्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हमने ये बात लिखी है, इसको हम नाम दे देते हैं इस वक्त फिलहाल, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, इस इक्वेशन नंबर 2 में चेंज इन मोमेंटम तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने कहा सबसे पहले हम मालूम करते हैं चेंज इन मोमेंटम, के मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, राइट, ये चीज मालूम करते हैं। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। मोमेंटम क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर ये मोमेंटम आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, मैं फिर आपको बता दूं कि मोमेंटम जो होता है वो बॉडी के मास को बॉडी की वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मैं मोमेंटम जो है, जब मैं मोमेंटम लिख रहा हूं तो मुझे बताइएगा इस पार्टिकल का मास कितना है, m, और ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है कितना है, vx। तो मुझे ये मालूम है कि इस का इस तरफ जाते हुए जो मास है m है, वेलोसिटी vx है, तो मोमेंटम क्या बना, mvx। ये मोमेंटम तो ले जाने का, जब वो टकरा कर मॉलिक्यूल वापस आएगा तो उसका मास स्टिल क्या है, m, क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन उसके मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। जाते वक्त अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो टकरा के वापस आते हुए वेलोसिटी इस तरफ होगी, फिर क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस vx। तो माइनस mvx, ये कौन सा मोमेंटम होगा, ये वापस आने का मोमेंटम होगा। तो जाने का मोमेंटम हमारा mvx और वापस आने का मोमेंटम माइनस mvx। ये माइनस मेरा पहले समझ में आ रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल जब इस दीवार से इस दीवार की तरफ जा रहा है तो mvx और वापस आ रहा है तो माइनस mvx। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है, माइनस mvx, माइनस इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या है, mvx। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास हो जाएगा माइनस mvx माइनस mvx, तो ये हो जाएगा माइनस 2mvx, ये हमारे पास हो जाएगा। हम बोलेंगे एज मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम हमारे पास क्या है, कंजर्व। क्यों, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमसे ये कहती है, कल हमने आपसे इस पर डिस्कशन की थी कि मॉलिक्यूल जब वॉल से टकराएगा तो वो कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, और इलास्टिक कोलिजन की शर्त है कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो मैं चूंकि हमारा मोमेंटम कंजर्व है, सो दिस इंप्लाइज दैट मैं चेंज इन मोमेंटम को खाली 2mvx लिख रहा हूं। ये माइनस साइन मैंने खत्म कर दिया, ये माइनस साइन खत्म करने की रीजन समझ में आ गई, मोमेंटम कंजर्व है, लिहाजा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो 2mvx, क्योंकि माइनस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने चूंकि प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये रहा प्रेशर, और प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है,
राइट। तो इसलिए मुझे इस नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। ये तो बात होगी चेंज इन मोमेंटम की। अब बात ये टाइम कितना लगा, कौन सा टाइम, जब मेरा मॉलिक्यूल यहां से चला सामने टकरा के वापस आया तो कितना टाइम लगा, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टाइम को हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि मेरा मॉलिक्यूल किससे मूव कर रहा है, वेलोसिटी से। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम इक्वेशन यूज करते थे फर्स्ट ईयर में, s = vt, अगर आपको याद है। तो s हमारे पास क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो मॉलिक्यूल जब इस दीवार से इस दीवार तक गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, l, यहां से यहां जाते हुए, और टकरा के जब वापस आया फिर भी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, l। तो जाते वक्त डिस्टेंस l, वापस आते वक्त l, तो l + l 2l। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2l हुआ। वेलोसिटी का इस दौरान नाम है vx और टाइम है हमारे पास t। तो 2l और ये vx मल्टीप्लाई है t के साथ, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा अपॉन vx, तो ये आ जाएगा हमारे पास t। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। सो टाइम भी आ गया, चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, लिहाजा पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब हम यहां कर रहे हैं, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट, राइट। तो हमने लिखा जनाब फोर्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इज 2mvx, बिल्कुल ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है, 2l/vx। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो और ये सबसे नीचे वाला vx इस सबसे ऊपर वाले से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास हो जाएगा mvx के ऊपर स्क्वायर, vx तो vx पे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चल रहा है, l। तो ये हमारे पास बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की आ गई। ये फोर्स कौन सी फोर्स है, जो एक मॉलिक्यूल जब सामने दीवार से टकराया और वापस आया तो जो फोर्स उसने अप्लाई की वो है। मेरे पास बाय द वे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आप देख सकते हैं मेरी सपोजिशन में था n मॉलिक्यूल, लेकिन मैं अपनी डेरिवेशन को स्टार्टिंग में सिंपलीफाई रखने के लिए मैंने बजाय n मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल सपोज किया था। अब मैं एक मॉलिक्यूल के बजाय दोबारा से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। और वो कैसे कि अगर ये फोर्स एक मॉलिक्यूल लगा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगाएगा, आप बोलेंगे दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा वो होनी चाहिए mv2x²/l, क्योंकि m/l सब में सेम है, तो m/l। m क्यों सब में सेम है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, all molecules are identical. If the mass of one molecule is m, then all molecule have the same masses. तो पहले का m है तो दूसरे का भी m है, डायमेंशन भी सेम चल रही है। The only difference that comes is in velocity. So अगर पहले की वेलोसिटी को अगर मैं v1 कहता हूं तो दूसरे की वेलोसिटी को v2 कहूंगा, तीसरे को v3x²/l, because कि every velocity is in the direction of x, तो x में अप्लाई कर रहा हूं, सही है। और हर वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं। ये मेरी बात समझ में आ रही है, ये सिंपल किस्म की बात है। अगर इस तरीके से है तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, चूंकि मैंने एक मॉलिक्यूल की फोर्स कैलकुलेट कर ली है, तो मैं कहूंगा सो टोटल फोर्स बिकम, अब टोटल फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, मैं F लिख रहा हूं, पहले मॉलिक्यूल की जो फोर्स है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अब मैं टोटल फोर्स लिखने जा रहा हूं, तो एक मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल की जो फोर्स है हम कैलकुलेट कर चुके, कितनी है, m, v के साथ 1 लगा दो पहले मॉलिक्यूल के लिए, v1x²/l, प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के लिए मेरा फोर्स कितनी हो जाएगी, m/l, तो ऐसे ही रहेगा, राइट। तो v2x², तीसरे मॉलिक्यूल की फोर्स क्या होगी, m/l एज इट इज रहेगा, v3x², और प्लस अगर हम चलते चले जाएं तो आखिरी मॉलिक्यूल की फोर्स हमारे पास कितनी होगी, m/l vnx², तो n लगा दिया। यहां पर इस स्टेप को याद रखना इसलिए जरूरी है कि इस स्टेप में हमने यहां पर जो n मॉलिक्यूल थे उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो जो मैं n मॉलिक्यूल की जगह एक मॉलिक्यूल लाया था ना शुरू में अपनी डेरिवेशन को सिंपलीफाई रखने के लिए, वो मैंने दोबारा से खत्म कर दिया और मैं दोबारा n मॉलिक्यूल्स ले आया हूं। अभी सिर्फ एक चीज रहती है और वो ये है कि वेलोसिटी जो कि तमाम डायरेक्शन में थी और मैंने सिर्फ x में ली थी, इसको भी मैंने आखिर में खत्म करना है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई फोर्स। अब अगर ये फोर्स है तो मैं फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं, आप देख सकते हैं सब में क्या कॉमन है, m/l कॉमन है, तो मैं एक दफा इसको लिख देता हूं m/l, राइट। पैरेंथेसिस मैंने अप्लाई की, v1x² पहले की, प्लस v2x² प्लस v3x² एंड प्लस vnx²।
डॉट 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 लगा के। ये मेरे पास आ गई फोर्स। फोर्स मैंने जैसे कैलकुलेट कर लिया, मैं फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे फोर्स की जगह पे, और एरिया में पुट करूंगा और प्रेशर की तरफ मैं मूव करूंगा। तो यहां तक अगर इस डेरिवेशन में कोई इशू हो तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, वरना फिर मैं इसको मिटा के डेरिवेशन को कंटिन्यू करूंगा। अच्छा जी, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 1 में, और 1 क्या थी, P इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर मैं ये फोर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, जो कि क्या है, M अपॉन L पैरेंथेसिस V1x स्क्वायर V2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vnx स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लाइन ले, मैंने 3 नहीं लिखा, बस 1 2 और डॉट 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 n लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या था, एरिया। अब अगर आप तस्वीर को याद करें, जो थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीर बनाई थी, तो उस तस्वीर के अंदर आप देखिएगा, ये जो साइड है, जिस साइड से मॉलिक्यूल टकरा है, इसका एरिया क्या होगा, ये साइड की लेंथ भी L है, ये साइड की लेंथ भी L है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें L मल्टीप्लाई बाय L तो क्या बनेगा, L स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, L स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज P इज इक्वल टू, ये L और ये L स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा M अपॉन L क्यूब V1x स्क्वायर V2x स्क्वायर प्लस V3x स्क्वायर सो ऑन अप टू Vnx स्क्वायर, राइट। यहां तक हमारे पास हो गया। अब हम यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उस टर्म को मैं आपको समझा दूं कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है। ये जो तरीकेकार है, जिस तरीके से मैं डेरिवेशन प्रूव कर रहा हूं, ये हमारे सेकंड ईयर फिजिक्स की बुक में लिखा है। चूंकि हमारी बुक टेक्स्ट बुक है, तो हमारे से एग्जामिनर ये उम्मीद करता है कि हम उसको अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जवाब देंगे, ठीक है। तो हम जो बुक की नोटेशन है उसी को फॉलो करेंगे। हम कह रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी है कि जब भी हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे n, और n के नीचे हम लिख रहे हैं b। ये जो नीचे का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये लफ्ज शायद आपने सुना हो, सबस्क्रिप्ट। तो जो नीचे लिखा होता है सबस्क्रिप्ट होता है, और जो पावर में लिखा होता है ना, जैसे ये मैं लिख रहा हूं पावर, इसको टाइपिंग की जबान में क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। वर्ड में टाइपिंग की हो तो सुपरस्क्रिप्ट, और ये नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो n के सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, v। तो nv क्या है, अगर आप डेरिवेशन को जब रिपीट कर रहे हो तो आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि nv क्या है, तो वेरी सिंपल, जब भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड nv। तो nv हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n, और वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, v। तो मुझे बताओ nv इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, वॉल्यूम कितना है, L क्यूब। तो मेरा ख्याल है क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, वॉल्यूम, क्यूब की तीनों साइड को L मल्टीप्लाई बाय L, L क्यूब। ओके, ये L क्यूब लिख दिया। अब अगर ये बात ठीक है तो मुझे बताओ L क्यूब को मैं इस तरफ ले आऊं तो nv डिवाइड हो जाएगा, तो L क्यूब मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय nv। मेरा ख्याल आसान बात है। इसका मतलब जहां कहीं L क्यूब लिखा है वहां मैं n अपॉन nv लिख सकता हूं। तो L क्यूब कहां लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये जो प्रेशर है हमारे पास इज इक्वल टू, जो कि m अपॉन L क्यूब, तो m डिवाइडेड बाय इस L क्यूब की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, n अपॉन nv। तो मैंने पुट किया n अपॉन nv। बाकी ये मेन डिवाइड की लाइन है, अच्छा लिखने का तरीका आपको सही आना चाहिए, इज इक्वल टू के बिल्कुल सामने मेन डिवाइड की लाइन लगाते हैं। बाकी v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर सो ऑन अप टू vnx स्क्वायर। क्लियर है, ये सबसे नीचे वाला nv m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा mnv। ओके, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है मेरे पास v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर प्लस अप टू vnx स्क्वायर। ये जो n डिवाइड हो रहा है n, इस n को अगर मैं यहां पर ऐसे लाइन के डिवाइड की लाइन बना के लिख दूं तो मेरे ख्याल आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टिल n डिवाइड हो रहा है।
अब सवाल यह है कि ये सब कुछ जो हमने किया ये सब क्या आया। देखिए अगर मैं m n v की बात करता हूं तो m मेरे पास क्या है, m मेरे पास है mass of one molecule, राइट। nv मेरे पास क्या है, nv मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मुझे बताओ MnV, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल का मास मुझे पता है और मैं उसको तमाम मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, टोटल मॉलिक्यूल से, ये वैसी बात है अगर मेरे पास 5 क्रिकेट की बॉल हो, एक का मास मुझे पता हो तो 5 का मास और सबके मास सेम हो, तो पहले का मास प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का प्लस पांचवे का, या आप ये मुझे कह सकते हो कि सर जब पांचों के मास सेम है, एक का मास अगर आपको पता है कि वो 10 ग्राम है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से टोटल नंबर से, क्या कह रहे। तो अगर एक का मास मालूम है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसको मल्टीप्लाई कर दूं सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास तो टोटल मास आ जाएगा बड़ी आसानी से। और डिवाइड में क्या चल रहा है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम। अब अगर इस टोटल को आप भूल भी जाओ तो मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाता है, डेंसिटी। और डेंसिटी को हम इस सिंबल रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है जहां कहीं MnV लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, रो लिख सकता हूं। अब मैं इस पूरी जगह की बात करने जा रहा हूं। मुझे बताओ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आपके जो नंबर आए हैं दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, 5 सब्जेक्ट के नंबर, पांचों सब्जेक्ट के नंबर को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय अगर 5 कर दें तो आप बोलोगे कि आपने 5 सब्जेक्ट के नंबरों का एवरेज मालूम किया या मीन कैलकुलेट किया। तो हाउ वी कैलकुलेट एवरेज, हाउ वी कैलकुलेट मीन, इट इज वेरी सिंपल। सबको सम कर दो, डिवाइडेड बाय जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, ये तरीका होता है एवरेज या मीन कैलकुलेट करने का। ना आप देख सकते हैं पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी, चौथी, n वेलोसिटी, सारी n वेलोसिटी को सम करके डिवाइड किससे किया हमने, n से। तो ये हमने वेलोसिटी का क्या कैलकुलेट किया, ये सब कुछ ये हमने वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट किया। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं, देखिए P इज इक्वल टू m एंड v की जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, रो लिखने जा रहा हूं, और ये सब एवरेज है। किसका एवरेज है, गौर से सुनना, ये उन तमाम x वाली स्क्वायर वेलोसिटी, तमाम वेलोसिटी x डायरेक्शन में थी और हर वेलोसिटी पे स्क्वायर था। यू कैन सी x हर वेलोसिटी के साथ x है, हर वेलोसिटी पे स्क्वायर 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 है। x डायरेक्शन की स्क्वायर वाली वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट किया। तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज हमारे पास क्या आ गई, vx स्क्वायर बार। ठीक है, आसान है, मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होगा इसमें। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, अब तक मेरा ख्याल है 3 इक्वेशंस के नाम दिए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब मुझे जरा बात करनी है आपसे वो सपोजिशन जो सबसे पहले मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए रख दी थी। मैंने आपसे कहा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक उसका x कंपोनेंट होता है, एक उसका y कंपोनेंट होता है और एक उसका z कंपोनेंट होता है। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो कैसे करते हैं, इसके ऊपर से एरो हटा दें तो ये वेलोसिटी का क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। सिंपल तरीका, एरो हटाएं मैग्नीट्यूड, और दूसरी तरफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, रूट लगाएं, x कंपोनेंट पे स्क्वायर, y कंपोनेंट पे स्क्वायर और z कंपोनेंट पे स्क्वायर। ये तरीका होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। यहां वेक्टर वेलोसिटी है। मैं सपोज कर रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं इफ जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वही y कंपोनेंट है और वही z कंपोनेंट है, अगर मैं ऐसे कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, यानी vy की जगह पे vx, vz की जगह पे vx मैंने पुट कर दिया। अगर ये सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट आपस में सेम हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, तो मैं अगर ये रूट हटाऊं तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो v स्क्वायर, बाकी vx स्क्वायर vx स्क्वायर vx स्क्वायर, तो 3vx स्क्वायर। क्या ख्याल है, यहां तक मैं पहुंच गया। अब बहुत अहम बात है, अगर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका x कंपोनेंट भी यूनिफॉर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक वेक्टर यूनिफॉर्म है तो उसका x, y और z तीनों कंपोनेंट यूनिफॉर्म होंगे। अगर एक वेक्टर इंस्टेंटेनियस है तो उसका x, y, z तीनों कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस होंगे। तो हम कह रहे हैं अगर एक वेलोसिटी का हम
एक्स कंपोनेंट कहते हैं कि एवरेज है, तो वो वेलोसिटी खुद भी क्या होगी, एवरेज होगी। अगर ये बात ठीक है तो 3 जो मल्टीप्लाई इसको इस तरफ ले आए तो हो जाएगा 1/3 v स्क्वायर बार किसके बराबर रहेगा, vx स्क्वायर बार। इसका मतलब है जहां कहीं vx स्क्वायर बार लिखा है वहां मैं ये लिख सकता हूं, यहां इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम कर लेते हैं, सो इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज दैट, ठीक है, हमने लिखा p इज इक्वल टू रो को हमने रो लिखा और vx स्क्वायर बार की जगह हमने क्या पुट किया 1/3 v स्क्वायर बार। और थोड़ा सा तरतीब से लिख दें, p इज इक्वल टू 1/3 को पहले लिख दें, फिर रो डेंसिटी को लिख दें और फिर v स्क्वायर बार को लिख दें। तो जनाब अली हम डेरिवेशन करने में कामयाब हो गए। ये वो डेरिवेशन थी जो हमें करनी थी, p इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर बार। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। नाउ ये डेरिवेशन जहां पर खत्म हुई है, कल हम यहीं से रिवर्स चलेंगे अगली डेरिवेशन करने के लिए। चंद चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से नोट रखिएगा, अगर कल की डेरिवेशन आप चाहते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। वो ये है कि एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि m एंड v किसके बराबर है, रो के। तो कल जब मैं आपसे पूछूं कि रो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप मुझे बताएंगे रो की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, m एंड v। बी केयरफुल। फिर मैं आपसे पूछूं m v क्या है, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आप मुझे बताएं n v होता है n/v, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो n/v। तो ये चीजें कल आपकी तारीख में आपको याद होनी चाहिए, ये यानी nv n/v होता है और mnv रो के बराबर होता है। ये बात इस डेरिवेशन की अगर आपको अच्छी तरह से याद होगी तो कल की डेरिवेशन आपके लिए पीस ऑफ केक साबित होगी। बाकी डेरिवेशन में इन स्टेप में कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और यहां देख लीजिए, मैंने जो शुरू में पहले तो n मॉलिक्यूल थे लेकिन एक मॉलिक्यूल सपोज किया, n वाली मैंने दोबारा से सपोजिशन इंट्रोड्यूस करवा दी थी। फिर जो मैंने सपोज किया था कि वो तमाम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे बल्कि x में कर रहे हैं, उसको मैंने यहां लाके खत्म कर दिया है और दोबारा से वेलोसिटी के तमाम कंपोनेंट को मैंने कंसीडर कर लिया है। लिहाजा मेरी डेरिवेशन अब बिल्कुल उसी तरीके से हो गई जिस तरह शुरू की सपोजिशन थी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो कोलिजन है वो इलास्टिक है और जो वेसल है वो क्यूबिकल है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि बिफोर द डेरिवेशन आपको लाजमी लिखना है। अब आप उसको देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर यस सर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3vx स्क्वायर, इसका जो एवरेज लिया है ये स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें। ये स्टेप कह रहे हो? यस सर। अच्छा, मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो मैंने लॉजिक यूज किया उसको जरा समझ लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक वेक्टर यूनिफॉर्म है तो वेक्टर के 3 कंपोनेंट x y z। अगर एक वेक्टर यूनिफॉर्म है तो उसका x कंपोनेंट भी यूनिफॉर्म होगा, y कंपोनेंट भी यूनिफॉर्म होगा और z भी यूनिफॉर्म। अगर एक वेक्टर हमारे पास एवरेज है तो उसका x कंपोनेंट भी एवरेज होता है, y भी एवरेज होता है और z भी एवरेज होता है। अगर ये बात ठीक है तो मैंने कहा यहां पर मैंने इसको ये कर दिया, यहां तक तो हम पहुंच गए थे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो x कंपोनेंट भी यूनिफॉर्म है, अगर ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है तो x कंपोनेंट भी इंस्टेंटेनियस होगा, अगर ये वेलोसिटी एवरेज है तो x कंपोनेंट भी क्या होगा, एवरेज होगा। इसलिए मैंने इधर मैंने जब एवरेज लिया तो इधर भी एवरेज लिया। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डायरेक्टली मैंने ये काम किया, ओके। वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इफ द मेन वेक्टर, इफ योर वेक्टर इज यूनिफॉर्म और एवरेज, देन ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट आर यूनिफॉर्म और एवरेज। ये क्या? अच्छा, मैं आपको एक और टिप भी दे दूं। आपको पता है ये लास्ट ईयर में कुछ वीडियोस बना रहा था तो इसकी मैंने ये जो मैंने आज आपको डेरिवेशन कराई इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है अपने चैनल पे सेकंड ईयर में चैप्टर हीट में। आप चाहें तो वो डेरिवेशन को भी दोबारा से देख सकते हैं, चाहें तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है।